प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जो बीए भाग तृतीय की तीसरी यूनिट का पहला टॉपिक 1857 का स्वतंत्रता संग्राम व्याख्यानमाला प्रारंभ कर रहे हैं। इससे पहले हमारे 2 यूनिट पूरे हो चुके हैं और यह तीसरे यूनिट का प्रारंभ है। तो 1857 का विद्रोह भाग 1 का आज हम शुरुआत करते हैं। हम 1857 के विद्रोह की बात करें, उस स्वतंत्रता संग्राम की बात करें, उससे पहले 1857 के विद्रोह से पहले भारत में क्या स्थितियां थीं, यहाँ की जो जनता है, प्रजा, वो किस स्थिति में थी, लोगों की मनस्थिति क्या थी, अंग्रेज़ों का रवैया क्या था, शासकों का जो आचरण है वो किस प्रकार का था, ये कुछ बिंदुओं की जानकारी होना आवश्यक है। 1857 का विद्रोह भारत में अंग्रेजी नीतियों के विरुद्ध लंबे समय से एकत्रित हुए तीव्र असंतोष का परिणाम था। 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना हुई। बक्सर का युद्ध जो बाद में हुआ 1764 में, उसने प्लासी की जीत के जो परिणाम लक्षित हो रहे थे उनको मजबूत कर दिया, पक्का कर दिया। तो प्लासी से लेकर 1857 यानी 100 साल, पूरा एक शतक, यदि इस इतिहास का समीक्षात्मक अध्ययन करें तो स्पष्ट हो जाता है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य निरंतर साम्राज्य विस्तार करना तथा भारतीयों का आर्थिक शोषण कर अधिक से अधिक धन प्राप्त करना था, यहाँ के संसाधनों का शोषण करना था। एक और भारतीय शासकों को यह भय हो गया था कि अंग्रेज शीघ्र ही उनकी सत्ता को समाप्त कर देंगे। तो दूसरी ओर प्रशासनिक, धार्मिक, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रों में अंग्रेजी नीति द्वारा पुरानी प्रचलित व्यवस्था के अस्त व्यस्त हो जाने के कारण भारतीय जनता में पर्याप्त असंतोष व्याप्त हो गया था। इसीलिए समय समय पर इसी असंतोष के कारण विद्रोह भी हुए। किसके खिलाफ? ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ आंदोलन भी हुए, और वे आंदोलन भी जो जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए। प्लासी के युद्ध के उपरांत कंपनी के कर्मचारी किसानों का अत्यधिक आर्थिक शोषण करने पर उतारू हो गए थे। परिणाम स्वरूप 1773 से ही ग्रामीण क्षेत्रों में किसान व जो
अपने छोटे मोटे कार्य करने वाले लोग थे, कुटीर उद्योग धंधे वाले लोग थे, मजदूर लोग थे, उनके आंदोलन प्रारंभ हो गए थे। 1770 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों ने लगान में छूट देने के स्थान पर उनसे अधिक कर वसूलना प्रारंभ किया। इस पर बंगाल के किसानों ने विद्रोह कर दिया। 1799 में उसने और भी भयंकर रूप धारण कर लिया, जो किसानों का अनरेस्ट चल रहा था। शोषण के कारण ही 1824 में मैमन सिंह के इलाके में और रंगपुर के दक्षिण में किसानों के विद्रोह हुए। इस आंदोलन में हिंदू और मुसलमान दोनों किसान सम्मिलित थे। चीन में अफीम का निर्यात कर अधिक धन कमाने की नीयत से जब कंपनी सरकार ने बंगाल के किसानों को अफीम की खेती के लिए बाध्य किया, तो किसानों ने अपने जो नेता शरीयतुल्लाह और उसके पुत्र दुधू मियाँ के नेतृत्व में बगावत कर दी। मालाबार में भी कंपनी सरकार ने बंगाल की तरह स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, परमानेंट सेटलमेंट, रेवेन्यू कलेक्शन का कर दिया। वहाँ के हिंदू जमींदारों को कर वसूल करने का अधिकार दिया, और जो किसान थे वो मुसलमान थे। तो उन हिंदू जमींदारों ने मोपला किसानों, ये मुस्लिम किसान थे जो मोपला है, मोपला किसानों से अधिक लगान वसूल करना प्रारंभ किया, तो उन्होंने विद्रोह कर दिया। मुस्लिम किसानों में सैयद अली तथा उसके पुत्र सैयद फैजल ने धार्मिक उन्माद भी उत्पन्न कर दिया। इसको हिंदू मुस्लिम वर्सेस कर दिया। 1851 में सैयद फैजल मालाबार से बाहर चला गया और 54 में उसके विरुद्ध अनेक कठोर कानून बनाए गए। किसानों के आंदोलन अहिंसा से नियंत्रित नहीं थे, जैसा कि बाद में गांधी जी के काल में हुआ। गांधी जी के समय जो सब आंदोलन थे, उनका जो प्रमुख विशेषता, प्रमुख लक्षण, उनका जो सौंदर्य, वो गांधी जी की अहिंसा, और सब अहिंसा से नियंत्रित। और जब हिंसा हुई तो गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। तो ये जो आंदोलन हो रहे थे, इनमें हिंसा हो रही थी। जमींदार, कंपनी के अधिकारी, फैक्ट्री और कचहरी, इन आंदोलनकारियों के स्पष्ट लक्ष्य रहते थे। अनेक किसान आंदोलनों में किसान मुसलमान और जमींदार हिंदू थे, जैसा कि मोपला किसान आंदोलन में देखने को मिलता है। परंतु उन्हें सांप्रदायिक झगड़ों की संज्ञा नहीं दे सकते। वो जो आंदोलन थे सांप्रदायिक नहीं थे, वो किसान और जमींदार के बीच की लड़ाई थी। ये विद्रोह कंपनी की शोषणकर्ता राजस्व नीति के विरुद्ध थे। आदिवासी जातियों के विद्रोह भी किसान आंदोलनों के समान ही थे। जब आदिवासियों के जंगल काटकर और बंजर भूमि को उपजाऊ बनाकर उनसे कर वसूलना प्रारंभ किया, तो वे आदिवासी भी अंग्रेजों के विरोधी हो गए। फलस्वरूप कोल व भील जाति के विद्रोह हुए और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ हिंसा की। 1855 से 57 में
जो संथाल विद्रोह हुआ वह सैनिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। इसमें नेतृत्व और संगठन को व्यवस्थित रूप से देखा गया। इसका मूल कारण अंग्रेजी उपनिवेशवाद और उसमें निहित आर्थिक शोषण था। 1831 में वहाबी आंदोलन भी आर्थिक शोषण के कारण ही हुआ था। अगला बिंदु हम कर रहे हैं सैनिक विद्रोह। जब ईस्ट इंडिया कंपनी साम्राज्यवादी नीति पर उतारू हो गई तो इसके राज्यों को सख्ती से विजित नहीं किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज्यों को सख्ती से विजित नहीं किया, अपितु उनके राज परिवारों पर भी अंकुश लगाना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जब साम्राज्यवादी यानी कि उसको राज्य का विस्तार करना है, कंपनी के राज्य को भारत में, पूरे भारत में और भारतीय उपद्वीप से बाहर भी, महाद्वीप से बाहर भी राज्य की सीमाएं ले जाने की उनकी मंशा हम बाद में देखते हैं। तो जब ये नीति उन्होंने ले ली साम्राज्यवाद की, तो इसने राज्यों को सख्ती से तो विजित किया ही, अब लेकिन साथ साथ में उनके राज परिवारों पर भी अंकुश लगाना प्रारंभ कर दिया। परिणाम स्वरूप जगह जगह सैनिक विद्रोह भी होने लगे। बनारस का जो राजा चेत सिंह को बंदी बना लिया तो उनकी सेना ने विद्रोह कर दिया। अवध की बेगमों के साथ दुर्व्यवहार किया तो सेना ने शस्त्र उठा लिए। 1798 में जब लॉर्ड वेलेस्ली ने अवध के नवाब वजीर अली को हटाकर उसके स्थान पर उसके चाचा साहब अली को नवाब बना दिया, तो अंग्रेज रेजिडेंट को वहां के लोगों ने मौत के घाट उतार दिया। बुंदेलों के ठाकुरों से जमीन छीन ली। जब अंग्रेजों ने बुंदेलों से जमीन छीन ली तो उन ठाकुरों और उनके सैनिकों ने 1842 में विद्रोह कर दिया। इसी प्रकार के राजनीतिक असंतोष के कारण फतेह शाही विद्रोह 1767 से 1795 तक चलता रहा। 1781 में फतेह शाह ने गोरखपुर में और सारण में अन्य जमींदारों ने 12,000 किसानों की सेना तैयार कर अंग्रेजों को पराजित कर दिया। बाद में सारण के जमींदारों को परास्त कर इस विद्रोह को दबाया गया। इसी प्रकार के और भी विद्रोह हुए। 1782 में बंगाल में देवी सिन्हा विद्रोह, 1789 में बिशनपुर का विद्रोह हुआ। विद्रोह राजा द्वारा प्रारंभ किया गया, परंतु इसमें सहयोग किसानों का भी था। लॉर्ड डलहौजी के काल में भी युद्ध और उपद्रव हुए। उनसे स्पष्ट था कि 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी की साम्राज्यवादी नीति पराकाष्ठा पर जा पहुंची थी, परंतु अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति की पराकाष्ठा के साथ साथ यह भी स्पष्ट हो जाता है कि भारतवासियों में उस समय भी राष्ट्रीय भावना का अभाव नहीं था। एक अंग्रेज लेखक ने लिखा, जिनका नाम है जॉन स्ट्रेची, भारत के विषय में यह समझ लेना आवश्यक है कि न यह कोई देश है और न कभी था। वहाँ यूरोपीय धारणाओं के अनुकूल भौतिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक एकता है ही नहीं। ये जॉन स्ट्रेची ने लिखा, जो कि यदि हम उस समय के इतिहास को पढ़ते हैं, 1857 से पहले के इतिहास को भी पढ़ते हैं, तो यह बात असत्य प्रतीत होती है।
भारतवासियों में एकता थी तथा वे ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रभुत्ता को समाप्त करने के लिए आतुर थे और 1857 का स्वतंत्रता संग्राम इस तथ्य का ज्वलंत प्रमाण था। अब 1857 के विद्रोह, जो महाविद्रोह कहें, इसका जो प्रारंभ है उस विषय पे बात करते हैं। इस विषय पर दो मत नहीं है कि विद्रोह में पहल सैनिकों ने की, और इसका प्रमुख कारण एक नई राइफल जिसका नाम एनफील्ड राइफल था, एक नई राइफल सेना के अंदर आई, और उस राइफल का जो कारतूस था, उस कारतूस पे कोई सील थी, वो दांतों से हटानी थी। और ऐसा उस समय एक विचार चल रहा था कि ये जो कारतूस है ये गाय और सूअर की चर्बी से बनाए गए हैं। ये सीधा सीधा जो दोनों धर्म हैं, हिंदू और इस्लाम, ये दोनों धर्मावलंबी के जो सैनिक हैं उन सैनिकों पर इसको आपत्ति थी, क्योंकि ये उनके धर्म को भ्रष्ट करने का कार्य हो रहा था। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि इसके प्रयोग पर सैनिकों की आपत्ति को देखकर सरकार ने इन कारतूसों पर पाबंदी भी लगा दी थी, परंतु शायद इस आदेश का संचार के साधनों के अभाव में हर जगह जो है ये प्रचार नहीं हो सका। तो सैनिकों में यह असंतोष चल रहा था। 26 फरवरी 1857 को बुरहानपुर में जो नेटिव इन्फेंट्री है ने इन कारतूसों का प्रयोग करने पर बगावत करने की कोशिश की। मार्च में नेटिव इन्फेंट्री के एक सैनिक मंगल पांडे ने इस प्रश्न पर एक अंग्रेज सैनिक अधिकारी को मौत के घाट उतार दिया। मंगल पांडे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को चिंगारी देने वाला व्यक्ति, हमारा स्वतंत्रता सेनानी, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का जो लीड जिसने ये साहस किया उस समय, वो मंगल पांडे जिसका जो जन्म है बलिया, उत्तर प्रदेश के पास, बिहार बलिया के पास में हुआ। उनके पिताजी एक जमींदार थे, ब्राह्मण थे लेकिन जमींदार थे, और उसके बावजूद भी मंगल पांडे ने ईस्ट इंडिया कंपनी एक सैनिक, पैदल सैनिक के रूप में ज्वाइन की थी। लेकिन जब यह बात मालूम चली, जो कि यह एक ब्राह्मण सैनिक है, ये इसको बर्दाश्त नहीं कर सके मंगल पांडे, और उन्होंने बगावत कर दी। और उनके मंगल पांडे का ये जो प्रयास था, ये जो आगाज था, जिसने 1947 तक हमारे देश के स्वतंत्रता प्रेमियों को प्रेरित करने का कार्य किया, मोटिवेट करने का कार्य किया, उनमें जोश भरने का कार्य किया, इन मंगल पांडे पर जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो सन 1984 में भारत सरकार ने एक डाक टिकट जो है वो भी इनके ऊपर जारी किया, और मंगल पांडे को अंग्रेज़ों ने उनका कोर्ट मार्शल किया फिर बाद में, और 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी जो है अंग्रेज़ों ने दे दी। और वो जो सैनिक टुकड़ी थी, वो सैनिक टुकड़ी भी भंग कर दी गई, और अन्य सैनिकों को चेतावनी देने के उद्देश्य से उन्हें बर्खास्त कर दिया। उनका बर्खास्ती का जो आदेश है सब टुकड़ियों में पढ़कर सुनाया गया।
अंग्रेज सरकार की, ईस्ट इंडिया कंपनी की इस कार्रवाई से भारतीय सैनिक विद्रोही हो गए। लेकिन यहाँ एक बात कहना आवश्यक है कि बागी सैनिक भी संभवतः, आप गौर कीजिए यहाँ शब्द आ रहा है संभवतः, बागी सैनिक भी संभवतः सरकार को चुनौती देना नहीं चाहते थे, अंग्रेजों को चुनौती देना नहीं चाह रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी को चुनौती देना नहीं चाह रहे थे। वे केवल अपना धर्म ही बचाना चाहते थे। वो उनका कोई बहुत बड़ा उद्देश्य उस समय दिखाई नहीं देता है। इस बात को एक संभावना के साथ में यहाँ पर कहा जा रहा है। शेष अगले व्याख्यान में। बहुत बहुत धन्यवाद।